हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत भी कुछ चुनिंदा प्रश्नों से करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है पशुधन के मामले में कौन सा देश सबसे अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, भूक्षरण कैसे होता है तथा उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, जलाक्रांतता क्या है, उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के पार्ट 5 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में भू उपयोग का स्वरूप कैसे होता है, और इस वीडियो में जानने वाले हैं भूक्षरण कैसे होता है तथा उसके उपाय कैसे होते हैं। ऑलरेडी हमने मृदा से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर चुका है, तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन तमाम सभी प्रश्नों का उत्तर इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में भू उपयोग का स्वरूप क्या है। तो भारत में भूमि के उपयोग के दो स्वरूप बनते हैं, उसका भौतिक कारण और मानवीय कारण। भौतिक कारण के अंतर्गत हम लोग जलवायु, मृदा को सम्मिलित कर सकते हैं, जबकि हम लोग मानवीय कारणों के अंतर्गत उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसका घनत्व तथा प्रौद्योगिक क्षमता एवं संस्कृति को हम लोग शामिल कर सकते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 93% भाग ही भूमि के लिए उपयुक्त है, उपयोग के लायक, जिसमें से हम लोग जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का उपयोग का सर्वेक्षण जो है अभी नहीं हो पाया है। वहीं देखें तो पशुधन के मामले में भारत जो है सबसे अग्रणी देश है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, यानी कि भारत जो है पशुधन के मामले में सबसे विश्व में अग्रणी है। जब विश्व में भारत पशुधन के मामले में अग्रणी है, तो उस पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए हमें अस्थायी चारागाह की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अस्थायी चारागाह के लिए भूमि जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसका पशुधन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में अभी वर्तमान में परती के अलावा भी अन्य उपजाऊ भूमि है, जिस पे हम लोग वर्ष में 2 या 3 बार फसल को उगाया जा सकता है। अगर इस भूमि को शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र भी शामिल कर लें तो अभी कुल क्षेत्रफल के अनुसार भारत में 54% भूभाग ही कृषि के योग्य है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत में कितने परसेंट भूभाग पर कृषि योग्य भूमि है, तो 54%। ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए कलेक्शन है। आप कंटिन्यू वीडियो पे बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। शुद्ध बोए गए विस्तार क्षेत्र में भी सभी राज्यों में अलग अलग विभिन्नता है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्रों पर भूमि की जाती है। किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उसके 33% भूभाग पर वन का विस्तार आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको मिल गया कि हमने कहा था कि किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उसके कितने परसेंट क्षेत्र पर भूमि का मतलब वन का विस्तार आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 33% भूभाग पर। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति कब पारित की गई थी, 1952 ईस्वी पर भी इस पे जोर दिया गया है। लेकिन आज जो है मात्र 20% भूभाग पर ही वन का विस्तार किया जा सकता है, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण के विनाश की ओर संकेत कर रहा है। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की जीविका का भी स्रोत है। ये जो बंजर भूमि और गैर कृषि प्रयोजन कार्य में जो संलग्न भूमि है, ये लगातार समस्या को बढ़ा रहे हैं।
पथरीली चट्टानें, शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि जो है, इस भूमि पर संस्कृति और गैर नियोजन विकास भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन मानकों की अवहेलना कर रहे हैं। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन जैसे रेल, सड़क इत्यादि, विकास का उपयोग, उद्योगों की स्थापना, ये सभी जो है भू संसाधन के निम्नीकरण को अप्रत्याशित रूप से सहयोग कर रहे हैं। और ये सभी जो कारण जो है मानव समाज के साथ साथ ये पर्यावरण पर भी आपदा की काली छाया मंडरा रही है। अब हम जानते हैं कि भारत में भूक्षरण कैसे हो रहा है और उसका संरक्षण हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये भूक्षरण कहलाता क्या है। तो मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। यानी इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हो गई, जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी और समुद्री लहरों के द्वारा जो है मृदा की एक प्रकार की चोरी हुई। गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर स्खलित हो जाती है, धंस जाती है। पर्यावरणीय समस्या को जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसी भयावह स्थितियां पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से अतिवृष्टि हो जाती है, मतलब अत्यधिक ओले पड़ जाते हैं, जिससे मृदा की नमी एवं सांस्कृतिक संगठन का लोप हो जाता है और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अपरदनकारी दूतों द्वारा भूक्षरित कर लिए जाते हैं। तीव्र वर्षा से भी मृदा में कटाव होकर और नालिका के माध्यम से किसी खंड या घाटी में जमा कर दिया जाता है। भारत में इस प्रकार के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है इसका नुकसान हुआ है और ये निम्नकृत हो गए हैं। इन निम्नकृत भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत तथा 56% क्षेत्र जल के अंतर्गत आ गए हैं और शेष या तो अम्लीय हो गए हैं या लवणीय हो गए हैं, जो मानव क्रियाकलाप से निम्नलिखित हो गए हैं। इसके अलावा वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक के प्रयोग, ये सभी जो है भूमि के निम्नीकरण और उसके रक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनन के बाद उस स्थान को खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि का अत्यधिक निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा वन उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हो गया है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो है अति पशुचारण ने भूमि को कुप्रभावित कर दिया है। अब बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? आपको कई प्रकार के ऑप्शन दे दिए गए हैं, वन उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है अधिक सिंचाई से। अब पंजाब के अलावा आपको हरियाणा भी दे सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी दे सकता है। इस अधिक सिंचाई को हम लोग अति सिंचन से जल क्रांतता की समस्या पैदा हो जाती है। आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ये जलाक्रांतता क्या है। इससे क्या होता है कि मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में जैसे सीमेंट, मृदावर्तन, मूर्ति का निर्माण इत्यादि। इसके अलावा खड़िया, सेल खड़ी के पसीने से वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाती है, जो धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में जम जाते हैं और मृदा को के जल को जो अवशोषित करके उसको कुप्रभावित कर देते हैं। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले गैस भी भूमि और जल दोनों को प्रदूषित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो भूमि के निम्नीकरण की जो समस्या है, ये आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसलिए इसका हमें संरक्षण जो है अति आवश्यक बन जाती है। इसके संरक्षण के कई विभिन्न तरीके हो सकते हैं जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा प्रयोग में हम लोग ला सकते हैं।
इसमें से एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है इस क्षरण को रोकने के लिए फसल चक्रण, जिससे कि मृदा के पोषकीय स्तर को बरकरार रख सकते हैं। गेहूं, कपास, मक्का, आलू के लगातार जो फसल हो रहे हैं, इसमें मृदा की ह्रास उत्पन्न हो जाता है और इसका फिर से सुचारू रूप से हम लोग को उसके तिलहन के पौधों की खेती करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इससे उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं, जिससे कि मृदा की गुणवत्ता जो है हमेशा बनी रहती है। इसके साथ साथ हम लोग वर्षा जल को संगठित करके हम उसकी जल संरक्षण को रोक सकते हैं भूमिगत जल की पुनरावृत्ति के लिए। आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित रख सकते हैं। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियों विकसित करने पर आधारित है। इसके साथ रसायन का उचित उपयोग कर मृदा संरक्षण को हम लोग कर सकते हैं। रसायनों के सतत प्रयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है और ये जो पोषक तत्व जो है जल, वायु, केंचुआ तथा अन्य सूक्ष्मजीव भी हो सकते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक प्रश्न पूछा गया है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम है एंडीन। क्या नाम है? एंडीन। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है तैयार है। इस एंडीन नामक रसायन से मेढक के प्रजनन पे हम लोग रोक लगा सकते हैं। इन रसायनों की जगह पर हमें चाहिए प्राकृतिक खाद का उपयोग। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में अति सहायक सिद्ध हो सकते हैं। संभव हो तो हमें जैव कीटनाशक का प्रयोग किया जाए जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या भी सीमित हो जाती है। मृदा संरक्षण को रोकने में वृक्षारोपण अत्यधिक भूमिका निभाता है, जिससे कि पत्तियों से हमें भूमि के लिए ह्यूमस बढ़ जाते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। ये सभी प्रक्रम के द्वारा हम लोग मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं। अब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।